हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। तो फिजिक्स मुझे स्टार्ट करना था, तो मैंने सोचा आपको सबसे सिंपल चैप्टर स्टार्ट करते हैं पढ़ाने के लिए। तो मुझे सबसे सिंपल चैप्टर जो आपके लिए लगा कि आप आसान से समझ भी जाओगे और आपके बेहतरीन भी समझना होगा आपके लिए, तो उस चैप्टर का नाम क्या है? रोटेशनल मोशन। ज़्यादातर बच्चों को इस चैप्टर में बहुत डाउट होता है, उन्हें लगता है चैप्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत डाउट होगा इस चैप्टर में, बट बिलीव मी बहुत ही सिंपल चैप्टर है और आपको बहुत मजा आएगा। इनफैक्ट आप इसको फील करोगे अच्छे से कि इस चैप्टर में बेसिकली रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है। तो आप ये चैप्टर तभी समझ पाओगे जब फीलिंग आना चाहिए यहाँ पे। बिना फीलिंग का आप चैप्टर समझ नहीं पाओगे। तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, देयर शुड बी फीलिंग ऑफ फिजिक्स। अगर इस चैप्टर को फील कर पाते हो तो ही जाकर इस चैप्टर को समझना आपके लिए आसान रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर का मतलब क्या है? अभी तक आपने जो पढ़ा होगा रेक्टिलिनियर मोशन वगैरह, काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा सब कुछ तरीके से। वेलोसिटी निकालना सीखा होगा आपने, एक्सेलरेशन निकालना सीखा होगा आपने, फोर्स निकालना सीखा होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम में आप पोटेंशियल एनर्जी को फॉर्म का सब कुछ रिलेशन देख चुके होगे। सब कुछ यहाँ भी वही चीज़ पढ़ना है हम लोगों को, बस यहाँ पर जो फॉर्म पढ़ना है वो कैसा मोशन आपका यहाँ पे रोटेशनल मोशन है पढ़ना है। कहने का मतलब ये 3 टाइप का मोशन जनरली आपको पढ़ना होता है। कौन सा? पहला आपका रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या हो? कैसा ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा आपका? सो रेक्टिलिनियर मोशन में ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा, लाइक सपोज करो ऐसा ऑब्जेक्ट है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट t=0 टाइम पे यहाँ पे t=t टाइम पे यहाँ पहुँच गया, तो इस ऐसे मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, या इसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लो बॉडी को फिक्स करके, मान लो यहाँ पे बॉडी को आपने रखा, इसको ऐसे फिक्स किया, एक्सिस को घुमाना स्टार्ट किया ओमेगा से, तो कैसा मोशन बोलेंगे इसको बोलेंगे प्योर रोटेटरी मोशन। कैसा मोशन हमारा ये? प्योर रोटेटरी मोशन। हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे हम बताते हैं आपको थोड़ी देर में। नाउ अब थर्ड पार्ट क्या है? लाइक सपोज करो पहला आपका ट्रांसलेटरी था, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी की बात हुआ आपका। फर्स्ट पार्ट ट्रांसलेटरी था, सेकेंड पार्ट आपका प्योर रोटेटरी, थर्ड पार्ट क्या होगा? दोनों का मिक्सर। ठीक है, मतलब कहने का, मान लो आपको सपोज करो लाइक व्हील हो गया, पहिया हो गया, अगर ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये कैसे मूव करेगा? लाइक इसका ऑब्जेक्ट जो पार्ट रहेगा व्हील का, वो आपको ओमेगा से एंगल से मूव करेगा, बट जो सेंटर रहेगा कहाँ आगे बढ़ेगा आपका वी से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसके अंदर ट्रांसलेटरी भी होगा। इमेजिन करो, फील करो इस चीज़ को। लाइक अगर मान लो कोई पहिया ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, किसी टाइम पे मान लो पहिया यहाँ पे तो मूव करते करते आगे पहुँचा, यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब जो सेंटर रहेगा वो आगे स्ट्रेट मूव करेगा। अब पहिया कैसे मूव करेगा? रोटेटरी मोशन मूव करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ दोनों मोशन होगा, एक ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी। तो आपको 2 पोर्शन पढ़ना होता है, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी यहाँ पढ़ना होता है। अब ध्यान सुना जो बोलने जा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देते हैं। सपोज करो, सिंपल सा बोल रहे हैं कि लाइक पंखा है, ठीक है, पंखा को हाथ में लिए, पंखा मूव नहीं कर रहा, बस पंखा हाथ में लिए ऐसे लेकर निकल गया। कौन सा मोशन हुआ? ट्रांसलेटरी मोशन। नाउ पंखा ऐसे यहाँ पकड़े हैं, पंखा को रोटेट कर रहा है ऐसे, कंप्लीटली ऑन के पंखा को रोटेट किया ऐसे, तो कौन सा मोशन हुआ? रोटेटरी। अब मान लो पंखा को लेकर हाथ में, पंखा मूव ही कर रहा है, हाथ में लेकर घूम भी गया आगे तरफ, ऐसे चल रहा है पंखा आपका, तो कौन सा मोशन बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग जनरल मोशन। कौन सा मोशन? जनरल मोशन। कहने का मतलब ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन। ये बात क्लियर है? अच्छा, तो आप ट्रांसलेटरी मोशन से ऑलरेडी अवेयर हो, आप पहले ही पढ़ चुके काइनेमेटिक्स में ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। अब जो पढ़ेंगे हम लोग दैट इज रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन है बहुत ही सिंपल। जहाँ अब बार बार बोल रहे इस चीज़ को, बच्चों को बहुत डाउट होता है। आप पूरा लेक्चर में अटेंड करो, पूरा कंप्लीट रोटेटरी मोशन लेक्चर अटेंड करो, आपको 1% डाउट नहीं होगा फ्यूचर में। ठीक है, इसको बहुत तरीके से फील करके पढ़ा देंगे इस चैप्टर को। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है। तो आप मान लो ट्रांसलेटरी पढ़ चुके हो, ठीक है, रोटेटरी में पढ़ा दूंगा। थर्ड पार्ट क्या है? ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी। इसका मतलब सेम चीज़ 2 बार पढ़ना होगा हम लोग को। जो पार्ट हमने पढ़ा हुआ पहले ही ट्रांसलेटरी मोशन, अब पढ़ाएंगे रोटेटरी मोशन। तो जनरल मोशन में क्या पढ़ना है हम लोग को? ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी पढ़ना है। तो कहने के बाद दोनों का मिक्सचर पढ़ना है हम लोग को। तो जो बच्चा इन दोनों में मेहनत कर चुका है वो डबल जाके मेहनत करेगा, और उसके लिए समझना बहुत आसान होगा। इनफैक्ट ये बहुत आसान है भी यहाँ पे समझना, बट पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर लाई करते हैं बिलीव में। सारा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईआईटी में जितने कंपटीशन में नीट वगैरह में आते हैं वो ज़्यादातर इसी पोर्शन से आते हैं, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी पोर्शन से आते हैं जनरली। और इस पार्ट को समझना ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ये पार्ट कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे फंस जाओगे। तो फंसना नहीं है हम लोग को, समझना है तरीके से, इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मान लो किसी पहिया की बात करते हैं, ऐसे मूव करता है, उसके मोशन को क्या बोलते हैं देख लो। सपोज करो पहिया आपका ऐसे मूव किया, ठीक है, ये ऐसे गया, तो किसी पॉइंट पे यहाँ रहा होगा, जब व्हील चला आगे मूव किया, ओमेगा एंगल से रोटेट किया आपका, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट किया आपका, तो यहाँ पहुँचेगा मान लो, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा। तो इस तरह से हम जब मान लो उसके पूरे पार्टिकल के मोशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो हमने क्या देखा? पार्टिकल को ऐसे मूव किया, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं साइक्लॉइड मोशन।
क्या बोलते हैं, साइक्लॉइड, जो कि आपका कहाँ पढ़ना है, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी में पढ़ना किसी पहिए के लिए। क्या लॉजिक क्लियर है? क्या ये बात समझ गए आप लोग? ठीक है, तो अभी तक आपने सीखा कि रोटेटरी मोशन में दो पार्ट पढ़ना हम लोगों को। एक तो ट्रांसलेटरी पहले से हम लोगों को आता है, रोटेटरी मोशन अभी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो पढ़ेंगे दैट इज ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी, दैट इज कॉल्ड जनरल मोशन। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए वही है, अब फोकस हमारा भी वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, इस बात को ध्यान देना। चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पार्ट जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि बॉडी कैसा होना चाहिए। रोटेटरी मोशन पढ़ने के लिए बॉडी आपका किस टाइप का होना चाहिए? तो बॉडी शुड बी रिजिड, क्योंकि रिजिड बॉडी आपका प्योर रोटेटरी मोशन को शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। लाइक चैन की बात कर रहे हैं, आपके हाथ में मान लो चैन रखा हुआ है, चैन को अगर मान लो घुमाओगे, लाइक सपोज दिस इज जस्ट अ चैन, ठीक है, चैन आपका है, इसमें फोर्स अप्लाई के इसके ऊपर ले गए, ठीक है, तो किसी टाइम के बाद ये कैसे रहेगा, तो ये ऑब्वियसली ऐसे झूलता हुआ रहेगा ऊपर, मतलब कोई कांस्टेंट यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा, करेक्ट। रिजिड बॉडी में ऐसा नहीं होगा। लाइक इसी की बात करते हैं, ठीक है, ये इसकी बात करते हैं, मान लो ऐसे है, इसको पूरे प्योर रोटेटरी हम लोग को देना है, तो कंप्लीटली घुमाना स्टार्ट किए, देखो कंप्लीटली घुमाना स्टार्ट किए, तो कहने के बाद रिजिड बॉडी मतलब ये होता है आपका कि अगर मान लो कोई पार्ट है, बॉडी का पार्ट ए पॉइंट बी पॉइंट है, ठीक है, अगर इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड होगा तो इसका स्पीड भी 5 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों का पोजीशन कभी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे रिजिड बॉडी, अगर पोजीशन चेंज करेगा तो उसको बोलेंगे रिजिड बॉडी नहीं है। तो प्योर रोटेटरी मोशन में जब भी पढ़ेंगे सिर्फ रिजिड बॉडी का डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज कोई और पार्ट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर मान लो बात करें ह्यूमन बॉडी की बात करें, हम लोग रिजिड बॉडी है, ऑब्वियसली हम रिजिड बॉडी नहीं है, बिकॉज अगर मान लो 2 फिंगर की बात करते हैं तो 2 फिंगर का डिस्टेंस देखो हमेशा चेंज होता रहेगा, चेंज हुआ, लाइक ये देखो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमारा बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है, बट कोई पार्टिकल की बात करें वो पार्टिकल आपका रिजिड बॉडी है, बट चैन आपका रिजिड बॉडी नहीं होगा, वो फ्लेक्सिबल रहेगा, ऐसे मूव करेगा, कुछ पार्ट नीचे कुछ पार्ट ऊपर है। तो ऐसे पार्ट की, ऐसे बॉडी का डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे प्योर रोटेटरी मोशन में खासकर पढ़ने के लिए। नाउ अब अगर आगे देखा जाए तो हमने आपको बता दिया, पहले मास की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक जो बॉडी आपका रिजिड बॉडी रहेगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा। तो आपको याद करो आप लोग कि जब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जब पढ़े थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, वहाँ पे एक टर्म लिखते थे बार बार, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ सबसे बेसिक पॉइंट यहाँ पे क्या है, समझो बात को। देखो काइनेमेटिक्स में क्या है ना, सबसे पहले काइनेमेटिक्स में ये पढ़ते हैं हम लोग, लाइक कोई बॉडी मूव कर रहा है जिसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इसका मतलब इससे क्या डेटा क्या पता चलता है, इससे पता चलता है उसके पास स्पीड कितना है। अगर मूवमेंट है उसके अंदर t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू t टाइम पे कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, कितना स्पीड को अचीव करेगा, कितना फोर्स अप्लाई किया उसके ऊपर, ठीक है। ये बस बताता है, डेटा बताता है कितना है स्पीड, कितना है, कितना होगा स्पीड। लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ये बताता है कि अगर उसके पास स्पीड है, अगर उसके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, कौन है आखिरकार जो उसको स्पीड दिया होगा, वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव किया होगा, या उसके पास स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड का आया होगा, क्यों आया। तो दैट रीजन न्यूटन ने बताया कि उसके पीछे रीजन ये है कि फोर्स अप्लाई किया हो। लाइक अगर मान लो एक पेड़ था, न्यूटन अकॉर्डिंग क्या था, एक पेड़ यहाँ पर रखा, ये एप्पल का पेड़ था, उसमें एप्पल है, एप्पल यहाँ अटका हुआ है, हैंग कर रहा है एप्पल यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशन खींच रहा होगा इसको, खींचने के बाद एप्पल कहाँ गिरा, नीचे की तरफ। जब एप्पल नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो मुझे पता है उसके पास एक्सेलरेशन g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कहाँ से आया, बिकॉज अर्थ ने खींचा होगा। इसका मतलब किसी बॉडी के अंदर स्पीड या एक्सेलरेशन कुछ भी आएगा, उसके पीछे रीजन क्या है, फोर्स का होना, ठीक है। आपने देखा फोर्स क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या है कि हम लोग जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे तो वहाँ मास को कांस्टेंट मान के चल रहे थे, मास चेंज नहीं कर रहा था, मास जैसा था। मतलब कि बॉडी का मास 5 kg है, तो किसी भी पार्ट पे अगर मान लो ये बॉडी का मास 5 kg है, तो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हर जगह पे एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही था, वो चेंज नहीं कर रहा था। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बेसिकली बताता है कि अगर बॉडी के पास स्पीड आया या एक्सेलरेशन आया तो उसके पीछे रीजन फोर्स है। बट काइनेमेटिक्स में रीजन पता नहीं चलता, बस बोलता है निकालना है तो निकालो, कुछ नहीं है, डेटा गिवन है, आंसर निकालो, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, बी हैप्पी, इतना ही करना होता है। लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में क्या पता चलता है कि वो अगर एक्सेलरेशन में आया, अगर वो स्पीड में आया तो क्यों आया, बिकॉज ऑफ फोर्स। अच्छा, तो फोर्स निकालना सीख गए थे, एक्सेलरेशन पता चल गया था, मास था कांस्टेंट। अब ये चीज़ आपको क्यों बता रहा है, सपोज करो मैं बोला कि 2 ऑब्जेक्ट है, एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, एक मान लो 20 kg का ऑब्जेक्ट है, किसको मूव करना आसान होगा, ऑब्वियसली जिसके पास
मास कम होगा उसको मूव करना स्टार्ट है, उसको एनर्जी भी मिलेगा जल्दी। अच्छा, जिसका मास ज़्यादा है उसको मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन द सेम वे रोटेट करना है आपको। अब आपको रोटेट करना उसी बॉडी को। 5 kg के ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दोगे या 20 kg के ऑब्जेक्ट को जल्दी रोटेट कर दोगे। अगर रोटेट करो, कोई बॉडी मोशन में आया, वेलोसिटी आया, तो मुझे पता है वेलोसिटी आने के बाद हम इसका हाफ mv² से एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है एनर्जी क्या आती है। अब एनर्जी भी आपका मास पे डिपेंड करता है, यहाँ भी मास पे डिपेंड फोर्स कर रहा था। मतलब हम इस चीज़ को डिस्कस क्यों कर रहे हैं बार बार, बिकॉज मास का बहुत बड़ा रोल है। काइनेमेटिक्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का मास, रोटेशनल मोशन का मास में जमीन आसमान का डिफरेंस है। वो डिफरेंस समझाते हैं आपको जमीन कहाँ है आसमान कहाँ है, ऑटोमेटिक लॉजिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो बात समझना अच्छे से। यहाँ ये मास हमेशा उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं, लेकिन अब प्योर रोटेशनल मास का मास को कांस्टेंट मानकर नहीं चलेंगे, वो वेरिएबल रहेगा। ठीक है, उसके मास को, प्योर रोटेशनल मास का जो पोर्शन उसको इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इनर्शिया। अब कैसे देखो, ऑब्वियसली मैंने बताया आपको कि 5 kg के ऑब्जेक्ट को रोटेट करना आसान है, बट 100 kg ऑब्जेक्ट को रोटेट करना मुश्किल है। इसका मतलब मास पे डिपेंडेंट हुआ कि नहीं है? प्योर रोटेशनल मोशन मास पे डिपेंडेंट हो गया। मतलब घुमाने में जो दिक्कत हो रही है, घुमाने के लिए जितना आपने फोर्स प्रोवाइड किया, तो इसका मतलब सब कुछ मास पे डिपेंडेंट हुआ था। जो मास वहाँ पे फोर्स के लिए जो मास इंटू एक्सीलरेशन था, वो रोटेशनल मोशन के लिए उस मास को अब से इनर्शिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनर्शिया बोलेंगे। दिमाग में फिक्स कर लो, आज से मास का मतलब इनर्शिया। किसके लिए? प्योर रोटेशनल मोशन के लिए। एक ही वर्ड बोल रहे, बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे मास को क्या बोलेंगे? मास को प्योर रोटेशनल मोशन में इनर्शिया बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। इन द सेम वे आप देखते हो जब टीचर को पढ़ाता है वहाँ पे, तो आपको बताता है फोर्स यहाँ, टॉर्क यहाँ पे वहाँ वेलोसिटी, यहाँ पे ओमेगा पुट करो, वहाँ यू पुट करो, ओमेगा नॉट पुट करो, वहाँ एक्सेलरेशन पुट करते हैं, यहाँ पे अल्फा पुट करो, वहाँ डिस्टेंस पुट करते हैं, यहाँ थीटा पुट। मैं यहाँ पर टाइम पास नहीं करने जा रहा कि वहाँ ये बोलते हैं यहाँ चलो ठीक है, डिफाइन कर दिया गया उस चीज़ को, वो बुक में मिल जाएगा। लेकिन लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे लॉजिक होता है, ये सबको पता है, हर बच्चे को पता है। वहाँ थीटा पुट करेंगे प्योर रोटेशन में, तो आपका लॉज ऑफ मोशन में डिस्टेंस एस पुट कर रहे हैं, एच पुट कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग अल्फा पुट करेंगे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन पुट कर रहे हैं। बट मुझे उससे मतलब नहीं, टाइम पास तो मुझे करना ही नहीं है, मुझे समझाना तरीके से ऐसा क्यों होता है। ठीक है, लॉजिक देना मुझे बेसिकली आपको। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है, ध्यान सुनना। तो मैंने आपको अभी समझाया, मास के लिए समझाया कि एनर्जी आना ही आना बॉडी के अंदर, बिकॉज जब किसी बॉडी में वेलोसिटी होगा तो एनर्जी 100% आएगा। एनर्जी आएगा तो मास पे डिपेंडेंट रहेगा। अब मास पे डिपेंडेंट डिपेंड करता है दो टाइप का मास, वन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अदर इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या उससे फर्क पड़ेगा इनर्शिया पे? देखते हैं। अगर फर्क पड़ेगा तो आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा, नहीं पड़ेगा उसको अकॉर्डिंग आप मुझे डाउट पूछे कहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ एक एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ तरीके से, ताकि आप समझो, खुद से डाउट निकालो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट पूछो मेरे से, आपको आंसर वहाँ पे करेंगे। सब कुछ सारा अगर मैजिक ही निकाल देना तो शायद आप लोग वेट ही नहीं कर पाओगे। वेट करना है तो तरीके से लेक्चर को सुनो, डाउट हो डाउट पूछो उसके बाद। अभी तक मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि मास का मतलब इनर्शिया है। ठीक है, इतना लॉजिक। हम इसको बार बार बोलेंगे, एक बार नहीं 25 बार बोलेंगे, बिकॉज मुझे पता है पूरा आपका रोटेशनल मोशन इनर्शिया पे डिपेंडेंट है। 25 के हजारों बोलेंगे, आपको सुनना भी पड़ेगा इस चीज़ के लिए। आपको भी समझ में आना चाहिए मास पे यहाँ पे डिपेंडेंट क्यों है। मास चेंज करेगा तो एनर्जी चेंज करेगा, वैल्यू पूरा का पूरा चेंज कर जाएगा। नाउ अब अभी तक हम लोग टॉर्क वर्क कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस हम स्टार्ट किया आपको समझाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब समझो यहाँ पे मास का मतलब मैंने समझा दिया। मान लो एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जिसको ओमेगा से रोटेट किया गया। ये बॉडी है, इसको मान लो ओमेगा से रोटेट किया गया। ऑब्वियस सी बात है, मास यहाँ पे m1 मान लो r1 डिस्टेंस पे, मास यहाँ पे m2 मान लो r2 डिस्टेंस पे, बहुत सारा मास यहाँ पे, बहुत सारे पार्टिकल का मास होगा। ऐसे रोटेट किया गया तो ऑब्वियसली सब ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ये आपका r1 ओमेगा 1 हो जाएगा, ये आपका r2 ओमेगा 2 हो जाएगा। अच्छा, ये रिलेशन पता होना चाहिए आपको कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अगर ये नहीं पता तो बोलो, इसको भी समझाते हैं, देख लो, इसको भी देख लो। v इक्वल टू आर ओमेगा कैसे होता है? लाइक सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है ऐसे रखा हुआ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, ये ऑब्जेक्ट को मान लो मैंने रोटेट किया, किसी टाइम के बाद मान लो यहाँ पहुँचा, थीटा एंगल पे यहाँ पहुँचा ये। ओके, ये थीटा एंगल पे ये डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाइल ओमेगा इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज एंगल बनाकर मूव कर रहा है। वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते थे, वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोलते थे, बिकॉज स्ट्रेट जाता था, स्ट्रेट आता था, ऊपर जाता था, नीचे आता था, इतना ही करता था। यहाँ क्या है, जाना स्टार्ट करेगा, क्या पता फिर से वही घूम जाए। मतलब यहाँ पे थीटा इज द मेन रोल कि जो उसको घुमाता रहेगा। लेकिन घूमने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा? एक्सिस फिक्स होना चाहिए। किसके अबाउट रोटेट करो? पहले क्वेश्चन यही पूछेंगे आपसे, रोटेट
रोटेट करना है क्या, बोलो किसके अबाउट रोटेट करोगे, सेंटर के अबाउट रोटेट करना चाहते हो कि किसी एक्सिस को पकड़ के घुमाना चाहते हो। अरे पहले के ज़माने में लोग पंखा यूज़ करते थे, हाथ में ऐसा पंखा लिए डंडा वाला ऐसे घुमाते थे, मतलब एक्सिस को फिक्स कर दिए, तो आपका हाथ का डंडा उसको फिक्स किए, फिर इसको रोटेट किए, तो पूरा पंखा ऐसा मूव करना स्टार्ट किया। आपने देखा होगा जो हाथ में डंडा था वो घूमता नहीं था, हाथ का डंडा फिक्स है, बट जो बाकी पोर्शन वहाँ से वो घूम रहा है, आपका रोटेशन मोशन में आ चुका है। इसका मतलब जो एक्सिस जिसके अबाउट घुमाओगे वहाँ का मास कभी नहीं घूमेगा, वहाँ का मास घूमेगा नहीं, मतलब वहाँ पे रोटेशनल मोशन का जब भी क्वेश्चन आएगा, इनर्शिया निकालना आएगा, तो उससे मतलब नहीं है। जहाँ बोलेगा आपको कि इस एक्सिस के अबाउट निकालो, तो उस एक्सिस के अबाउट क्या करना है हम लोग को इनर्शिया वहाँ पर जीरो कर देना है। तो निकालना किसके अबाउट है, क्योंकि बाकी पार्ट तो घूमता रहेगा, तो बाकी पार्ट के अबाउट निकालना हम लोग को। नाउ अगर मान लो थीटा एंगल से आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, ध्यान सुना जो बोलने जा रहे हैं, सुनना। तो ये बताओ थीटा अगर मान लो 45 डिग्री है, तो क्या हर एक पॉइंट पे एंगल 45 डिग्री होगा? क्या हर एक पॉइंट पे एंगल 45 डिग्री होगा? ऑब्वियसली होगा। इसका मतलब थीटा वैल्यू, ध्यान सुनना, थीटा वैल्यू चेंज किया, जब थीटा यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ओमेगा सबके लिए सेम है। क्यों? ओमेगा मतलब क्या होता है, लाइक वहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो थोड़ा सा रिलेट करते हैं ताकि समझना आपका आसान हो। जैसे आप बोलते थे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहाँ पे स्पीड क्या बोलोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम थीटा अपॉन टी। तो हमेशा कांस्टेंट ही है ना, वो तो चेंज नहीं किया, थीटा चेंज ही नहीं किया, इसका मतलब ओमेगा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये बात समझे। लेकिन अब अगर देखा जाए वेलोसिटी की बात की जाए, दिस वेलोसिटी कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, दिस कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, तो इसके बीच रिलेशन कैसा, अब तुम चेक करो, इसको फील करो। मैंने बोला फीलिंग बहुत जरूरी है। आप पंखा को देखना, पंखा ऑन करना घर पे, ठीक है, पंखा ऑन करोगे, पंखे का 3 पत्ती यहाँ पे है, 3 पत्ती गेम नहीं बोल रहे हैं, रमी सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, 3 पत्ती पंखे का, 3 ब्लेड्स। नाउ आपने देखा होगा अगर रोटेट करना स्टार्ट किया तो पंखे का एंड पॉइंट जो होता है आपका, वो आपका यहाँ पे स्पीड रहता है ना। तो स्पीड रहेगा तो ये पोर्शन आपको विजिबल कभी नहीं होगा, पंखे का एंड पॉइंट कभी दिख नहीं पाएगा, लेकिन पंखे का सेंटर का आसपास का जो डॉट होगा वो आपको विजिबल होगा, अब देख सकते हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, आप किस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, जिस ऑब्जेक्ट का स्पीड कम होगा कि जिस ऑब्जेक्ट का स्पीड ज़्यादा होगा? नो डाउट जिसका स्पीड ज़्यादा होगा बहुत तेज निकलेगा, देख नहीं पाओगे, जिसका स्पीड कम रहेगा आराम से इजिली विजिबल आपके लिए देख पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब डिस्टेंस आर कम था तो वी भी कम था, आर बढ़ गया तो वी भी बढ़ गया। इसका मतलब V का रिलेशन R से कैसा है, क्लास 8 की बात करें, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। क्या V का रिलेशन R से डायरेक्टली आ रहा है? क्या V घटा R घटा, R घटा V घटा, R बढ़ा B बढ़ गया। इसका मतलब V का रिलेशन R से डायरेक्टली आ रहा है। हम लोग अब तक फिजिक्स में यही पढ़ते हैं ना, जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आता है उसको हटा कर कांस्टेंट टर्म को एज्यूम करते हैं, मतलब कांस्टेंट टर्म डिफाइन करते हैं। तो ऑब्वियसली आपने देखा यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, ओमेगा कांस्टेंट था, तो हटाएंगे इसको, ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे, दैट बिकम्स V इक्वल टू R ओमेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका है कि एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी से रिलेट कैसे करते हैं। तो ये आपका सिंपल तरीका था, मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे एनर्जी का मतलब क्या होना चाहिए। जब किसी बॉडी को रोटेट करना स्टार्ट किया हमने यहाँ पे, तो बॉडी को रोटेट करने के बाद एनर्जी कितना आएगा, देख लो सिंपल सा। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि ये ओमेगा 1 R1 कैसे हुआ, ओमेगा 2 R2 कैसे, बिकॉज इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है, इसके पास भी लीनियर वेलोसिटी भी है। नाउ तो अगर बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का कितना होगा, तो क्या बोलोगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ mn vn स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नाउ अब देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मान लो रिप्लेस किया हाफ m1 तो v1 क्या होगा, R1 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ओमेगा स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, ओमेगा, ठीक है। नेक्स्ट हाफ m2 ओमेगा, सॉरी R2 ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट डॉट 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 हाफ mn RN ओमेगा स्क्वायर। ये तो मतलब सिंपल सी बात है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो यहाँ पे है नहीं कि समझाने के लिए मुझे, आप खुद से इसको भी कर लो, कॉमन पार्ट को बाहर निकालो। तो क्या हो गया, हाफ m1 R1 ओमेगा स्क्वायर, हाफ m2 R2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग ओमेगा ओमेगा लिख के चल रहे हैं, बिकॉज ओमेगा क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हो, इसको ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लो, हाफ भी कॉमन कर लो, हाफ ओमेगा स्क्वायर इनटू ये हमारा क्या है, अच्छा ये सॉरी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन है, तो क्या क्या है, R1 स्क्वायर फिर m2 R2 स्क्वायर, ये चल रहा है हमारा, अगर ये कॉमन कर लिया जाए तो, अब प्लस डॉट 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 ये चल रहा है हमारा।
तो ये जो टर्म आपको दिखा ना, ये जो टर्म दिखा मास के साथ एक डिस्टेंस टर्म दिख रहा है। तो कहने का मतलब बताया था मैंने आपको वहाँ पे कि जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो मास भी फर्क पड़ रहा है उसके ऊपर। तो घुमाने में मास से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। उसी मास को जो आप बोलते थे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट इस बार इस मास को मास ना बोलकर क्या बोलेंगे, इनर्शिया बोलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया कहाँ काम आएगा, रोटेशनल बॉडी में काम आएगा। जब बॉडी रोटेट करेगा तो हम मास को मास न लेकर इनर्शिया लेंगे। और इनर्शिया मतलब क्या होता है, एम आर स्क्वायर। क्या होता है, एम आर स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखना, इनर्शिया हमेशा बोल रहे हैं आपको, एम आर स्क्वायर आपका इनर्शिया हो गया। इस बात को अब दिमाग में फिक्स कर लो, कभी भी गड़बड़ आपसे नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर इतना समझ में आ गया हो तो। अब थोड़ा सा हम देखते हैं इनर्शिया पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और इनर्शिया आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है उसको देखते हैं। अब पूरा लेक्चर आपका अभी जो चलेगा, कम से कम लंबा लेक्चर चलेगा अभी आपका, इनर्शिया भी चलता रहे कंटिन्यू लेक्चर आपका। फिलहाल मान लो 1-2 घंटे तो खींचेंगे इसके ऊपर एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है आपको, अच्छे से IIT लेवल तक मुझे तैयार करना है। तो ऑब्वियसली मुझे पूरा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा तरीके से चीज़ों को। तो इनर्शिया पे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो, अगर मान लो मैंने बोला कि आपका सपोज करो एक स्क्वायर है, सब पे 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg है, ठीक है, 1 kg का ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आपको इनर्शिया निकालने बोलेगा, बार बार एक सेंटेंस स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन पूछोगे आप, किसके अबाउट निकालना है इनर्शिया, क्योंकि बॉडी इनर्शिया मतलब बॉडी को रोटेट करना है। तो बॉडी को जब रोटेट करेंगे तो मास पे डिपेंडेंट होगा। मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, जब मास पे डिपेंडेंट होगा तो कौन सा पोर्शन से किसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रहे हो आप। अगर बॉडी रोटेट करना चाहते हो, लाइक सपोज करो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्ट है आपका। तो ऑब्जेक्ट को रोटेट करने का बहुत तरीका है, लाइक इसको ऐसे भी डायगोनल रोटेट कर सकते हैं, या फिर इसको यहाँ पे इसको होल्ड किए, ऐसे होल्ड किए, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट किए, या फिर इसको ऐसे पकड़े, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट किए, या ऐसे पकड़े रोटेट करना स्टार्ट किया, बीच में मान लो कुछ होल्ड किए, इसको ऐसे रोटेट करना स्टार्ट किया। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे स्टड बनते हैं स्कूल में, ऐसे करते हैं कॉलेज स्कूल में। तो किसके अबाउट इनर्शिया हो गया, ये सेंटर के अबाउट इनर्शिया हो गया। तो किसके अबाउट रोटेट करोगे, पहला क्वेश्चन तो खुद से पूछो, या क्वेश्चन गिवन है वहाँ पर देखो क्या क्या होना चाहिए। तो मान लो आपको बोल रहे हैं इनर्शिया रोटेट अबाउट डायगोनल ऑफ द बॉडी। अच्छा, दो बातें। पहला चीज, इनर्शिया निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखोगे किसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट रेडियस जो आपको बोले थे I = mr स्क्वायर होता है ना, mr स्क्वायर। मास तो आपको दिख रहा है जिसके अबाउट रोटेट करना है, जहां से रोटेट करना है, 1 kg 1 kg 1 kg। मैंने ये भी बोला था जिस एक्सिस के अबाउट मास आएगा उसको जीरो करना, याद है ना, पंखे वाला एग्जांपल। पंखा का हैंडल रोटेट नहीं करता, पंखा रोटेट करता है, बिकॉज अगर जो रोटेट नहीं किया इनर्शिया हो गया जीरो, सिंपल सी बात है। ऑब्वियसली इसको होल्ड करोगे तो ये पोर्शन तो रोटेट नहीं करेगा, बाकी पोर्शन क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो इसके अबाउट हो जाएगा जीरो, बट इन दोनों के अबाउट कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो निकालना है कैसे, तो आपने फॉर्मूला देखा है mr स्क्वायर होता है। आप डायरेक्टली बोलोगे सर एम तो मुझे पता है, r कहाँ से निकाले। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, r इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो यहाँ पे एक्सिस रोटेशन हमारा ये है, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, आपको पता है ये हमारा कितना है, चलो इसको a ले लो, a स्क्वायर है तो a ले लो। ओके, तो यहाँ से आप निकाल लोगे डिस्टेंस परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो। तो ये आपका हो जाएगा a, ठीक है। अच्छा, एक्सिस यहाँ पे आपको निकालना है कैसा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है, तो हो जाएगा a√2 या √2a इसको बोल सकते हैं, है ना। तो कितना हो गया आई वैल्यू आपका, √2a का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस √2a का होल स्क्वायर इंटू 1। ये आपका आंसर हो गया डायरेक्टली, ठीक है भाई। बात समझ में कैसे किया हमने, मैंने क्या बोला, mr स्क्वायर, तो m कितना है 1 इंटू r कितना है √2a। कोई दिक्कत, r कितना आपका, अच्छा इसको अच्छे से कर लो ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली इसका सेंटर से ही क्रॉस करेगा 90 डिग्री, हम अलग जगह नहीं कर सकते हैं। अब आपको कंफ्यूजन वहाँ पे नहीं रहा होगा, तो क्या करेंगे, सेंटर से यहाँ पे ये r डिस्टेंस, तो ये कितना होगा, √2a आपका होगा, ये नो डाउट √2a होगा, √2a/2 होगा। हाँ, सेकेंड पार्ट आपको बताया क्या कि जब भी निकालना होगा आपको r कैसा होना चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन का हमेशा परपेंडिकुलर। तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ये रहा परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत। ये a है, ये a है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा आप निकाल सकते हैं उसको। तो पूरा कितना होगा √2a, ये कितना हो जाएगा √2/2a,
और ये भी कितना होगा √2/2a। अब कुछ नहीं करना आपको, m गिवन है इंटू आर स्क्वायर कर देना, m गिवन है आर स्क्वायर कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। नाउ सेकेंड मान लो आपको बोल रहे हैं कि इसके अबाउट निकालना है, ये सेम क्वेश्चन है, अब इसके अबाउट निकालना है, 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg यहाँ पे है, तो फिर से वही चीज़, डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितना है √2/2a, ये भी √2/2a, ये भी √2/2a, और ये भी कितना √2/2a। अब मास कितना है, क्या बोलोगे, I = 1 × √2/2a का होल स्क्वायर mr²। ऐसे कितने बार करोगे, 4 बार करोगे, ऐसे सॉल्व कर लोगे। क्या डिफिकल्ट है निकालना, क्या नहीं डिफिकल्ट है। अच्छा, तो अगर मान लो मैंने बोला कि आपका यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, कैसा भी क्वेश्चन, उससे फर्क नहीं पड़ता, मास तो पूरा मिला के उतना ही रहेगा ना, बस आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना, उसका मास गिवन है आपको। अच्छा नाउ अगर मान लो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, अगर मान लो मैंने क्वेश्चन को चेंज किया और आपको यहाँ पे ऐसे दे दिए, अगर मान लो ये सर्कल दे दिए, ठीक है, अब इस सर्कल में सेंटर के अबाउट इसका रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है, मैंने बोला बता इनर्शिया कितना होगा। इसका मतलब ये सर्कल रिंग है आपका, ठीक है, इसको रिंग को ऐसे होल्ड किए, ऐसे घुमाना स्टार्ट किए, तो ऑब्वियसली बात है मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास आपका इसके आउटर एज पे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, रेडियस कितना है r, तो क्या बोलोगे I = कितना होगा mr², बात खत्म। अब कहीं से भी निकाल लो mr² ही रहेगा। इनफैक्ट आप मान लो सेमी सर्कल है, अब इसके अबाउट निकालना है, तो फिर से कितना होगा, मास कितना है m और डिस्टेंस सबका कितना है r, सबका डिस्टेंस r रहेगा ना, पूरे का मास का डिस्टेंस कितना रहेगा r रहेगा, तो पूरा सिस्टम का मास कितना है m और डिस्टेंस सबका कितना है r, तो mr² आपका डायरेक्टली आंसर निकालना सीखो, ठीक है। mr² इसका भी, mr² इसका भी। अगर मान लो सर्कल आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म बोल रहे हैं, ऐसे सिलेंडर रखा हुआ है, मैंने बोला इसके अबाउट रोटेट करें इनर्शिया, ऐसे ओमेगा रूट घुमा दिए इसको ऐसे, तो फिर से क्या बोलोगे, जो आउटर एज का पूरा मास है, सबका मास जो भी होगा मास मान लो, बट डिस्टेंस सबका कितना है, सबका डिस्टेंस आ रहा है, क्या बोलेगा इनर्शिया कितना हो गया mr²। होप करते हैं यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। डाउट है, चलो अगर डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मुझे बताओ। अब देखो, अब अगर मान लो एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, सपोज करो किसी L1 लेंथ पे, ठीक है, L1 लेंथ पे इसको घुमा दिया यहाँ से। अब पूरे का मास मान लो मास m है और लेंथ पूरे का l है, तो बताओ इसके अबाउट L1 लेंथ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ये चीज़ समझने से पहले एक पार्ट समझो यहाँ पे, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी। सो डेंसिटी का मतलब होता है मास डिस्ट्रीब्यूटेड, मास जिस पैरामीटर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो। तो मास मान लो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसको बोलेंगे डेंसिटी = मास अपॉन लेंथ, इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इन द सेम वे अगर आपका डेंसिटी होगा, अगर मान लो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो मास पर यूनिट एरिया इसको सिग्मा बोलते हैं। अगर मान लो वॉल्यूम में मास को डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, मास अपॉन वॉल्यूम, इसको रो से डिफाइन करते हैं। नाउ मास अपॉन लेंथ क्या डिफाइन कर, इसकी बात कर रहे हैं। एक सिंपल सा धागा मान लो, एक सिंपल धागा है, ठीक है, उस धागा का मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको बोलेंगे वन डायमेंशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वन डायमेंशन। जब मास आपका 2 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट किया हो, लाइक लेंथ में भी ब्रेथ में भी, कितना बोलेंगे, एरिया बन जाएगा, इसको बोलेंगे 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, इसको बोलेंगे 3 डायमेंशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पहचानना सीखो कि 1D है कि 2D है कि 3D है। अगर 1D है तो लैम्डा यूज़ करेंगे, 2D है तो सिग्मा यूज़ करेंगे, 3D है तो रो यूज़ करेंगे। और डेंसिटी मतलब सिर्फ आपका मास अपन वॉल्यूम नहीं होता है, इसका मतलब बेसिक मतलब होता है कि मास किस पैरामीटर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर लेंथ में किया गया है तो मास अपॉन लेंथ बोलेंगे, एरिया में किया गया है तो मास अपॉन एरिया बोलेंगे, वॉल्यूम में किया गया तो मास अपॉन वॉल्यूम बोलेंगे। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी। ओके ना, तो यहाँ पे मान लो मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सिर्फ और सिर्फ लेंथ में किया गया। कौन डायमेंशन, 1 डायमेंशन। तो इसका मास पैरामीटर कितना होगा, लैम्डा होगा। लैम्डा कितना होता है, मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, इसका मतलब समझाते हैं पहले क्या होता है। अब ये पार्ट है आपका, एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड को अच्छा पहले समझो यहाँ पे कि 1D 2D 3D के बाद और थोड़ा सा देख लो क्वेश्चन। मान लो एक बात, रिंग की बात कर रहे हैं, एक रिंग है, सर्कुलर रिंग, ये कौन सा डायमेंशन होगा, 1D 2D 3D। जब ही पता करना हो 1D है 2D 3D, इसको काट कर अलग फ्लैट कर दो। काट कर फ्लैट करने पे देखो कैसा बन रहा है। अगर मान लो रिंग है तो रिंग को काट के अलग करेंगे, कैसा एक लाइन दिखेगा, इसको बोलेंगे 1D। तो रिंग आपका 1D होता है, 2D नहीं होता है। लेकिन वही मान लो बॉल की बात, फुटबॉल की बात कर रहे हैं, फुटबॉल को फाड़ो अलग करो, कैसा दिखेगा, इसको अगर बिछाओ कैसा दिखेगा, आपका 2D बिखर जाएगा, इसको बोलेंगे 2D। फुटबॉल 3D नहीं होगा। हाँ, वही अर्थ की बात करें या फिर उस बॉल की बात करें जो बॉल क्रिकेट में यूज़ करते हो, आपका 3D, बिकॉज जहाँ मास ठूस के अंदर भरा हुआ है वो 3D हो जाएगा। खाली रहा तो 2D, और सिर्फ लेंथ दिख रहा तो क्या बोलेंगे,
1D बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। चलो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले ध्यान सुनना सब बच्चे। ठीक है, ध्यान सुनो। ऐसा क्वेश्चन जब भी फ्यूचर में आ जाए, घबराना नहीं, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बिलीव में। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करना आपको सिखाएंगे चुटकियों में, बस ध्यान दो कैसे करना है। तो पहले ये पता करो कि 1D है कि 2D है कि 3D है। तो नो डाउट आपका 1D है। तो 1D में कितना यूज़ करते हैं, लैम्डा इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ यूज़ करते हैं। ये तो पक्का हो गया, लैम्डा यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे देखो, तो हम क्या करेंगे, x पे जाकर dx मास यहाँ पे लेके चलेंगे। x पे जाकर dm मास को लेके चलेंगे। हमें मास पूरा निकालना है ना, हमें मास पूरा निकालना है। ठीक है, हमें टोटल मास निकालना, टोटल मास कितना। हम काम करते हैं ना, छोटे से पार्ट को कट करते हैं। यहाँ पे छोटे से पार्ट को कट किए और कट करके फिर यही छोटा पार्ट सब में ऐड करते चले, क्या मिल जाएगा, पूरा मास मिल जाएगा। तो मैंने बोला x पे जाकर dm मास को सेलेक्ट करते हैं। तो बताओ लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। इसके लिए लैम्डा कितना हो जाएगा, क्या बोलोगे, लैम्डा बोलोगे dm अपॉन कितना, dx। कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा, dm अपॉन x पे जाकर dm लिए जिसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ मान लो dx का है। ठीक है, x पे जाकर dx लिए जिसका मास कितना है, dm मास है। तो हम इस पार्ट में पूरे के लिए क्या बोल रहे हैं, देखो पूरे अगर रॉड की बात करें, पूरा रॉड का क्या बोलो, पूरा रॉड का बोलो मास पर यूनिट लेंथ। बट जो पार्ट मैंने सिलेक्ट किया उसकी बात कर रहे हैं, उसका मास कितना है तो बोलोगे dm, उसका लेंथ कितना है बोलोगे dx। तो बताओ dm कितना हो गया, dm हो गया लैम्डा इंटू dx। कोई दिक्कत, अच्छा अब ये लैम्डा कितना है, लैम्डा आपका मास अपॉन में लेंथ इंटू dx। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई दिक्कत, अच्छा तो ये पोर्शन आपका आ गया। अब अगर इनर्शिया की बात कर दी तो dm आ गया, इनर्शिया निकालना था ना आपको, इनर्शिया निकालना था। इनर्शिया क्या होगा, तो मान लो छोटा इनर्शिया निकाल रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, dm इंटू आर स्क्वायर। तो r कितना है इसका, l स्क्वायर बोल रहे हैं। ठीक है, तो dm कितना हो गया, तो dm आपका गिवन है m बाई एल इंटू dx। ये आपका मास हो dm हो गया इंटू एल स्क्वायर। कहाँ से कहाँ लेंगे इंटीग्रेशन, तो आप देख सकते हो कि पीछे यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे तो -L1, पीछे गए तो -L1, आगे जाएंगे तो क्या पूरा L है और इतना काटना पड़ेगा, कितना बचेगा L माइनस L1। तो ये आपका सिंपल सा बेसिक लॉजिक था, सॉल्व कर लो। तो होप करते समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, एक पार्ट इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो आपको जो मास सेलेक्ट करना है वो मास कहाँ से लिया गया, इस पोजीशन से लिया गया। मान लो कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो जितने डिस्टेंस पे लिया गया आपको वो लिखना है। तो कितना आपका ये x स्क्वायर है ना, कितना आपका ये x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया m/l dx x स्क्वायर और इंटीग्रेशन -L1 से कहाँ तक, L माइनस L1 तक। इसका जो आंसर आता है फाइनली आंसर लिखते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना उसको, कोई बहुत बड़ा बस इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करना है आपको। तो इनर्शिया का जो आंसर फाइनली आएगा m/3l l माइनस L1 का क्यूब प्लस L1 का क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आएगा इनर्शिया का। जब इसको सॉल्व करोगे तो नो डाउट दिख रहा होगा ना, x³/3 बनेगा। तो x³/3 जब सॉल्व करोगे तो L माइनस L1 का क्यूब/3 आ गया 3। अब ये भी सॉल्व करोगे यहाँ पे तो इसका भी कितना आ जाएगा आपका, इसका भी आ जाएगा L1 जैसे ये पार्ट है ना, तो माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा तो L1/3 बन जाएगा। 3 कॉमन कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो m/3l L माइनस L1 का होल क्यूब प्लस L1 का पावर 3, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये चीज़ क्या निकाले, ये चीज़ निकाले, मुझे नहीं पता कहाँ से किसके अकॉर्डिंग निकालना था, कहीं भी बीच में कहीं भी निकाल दिए। ठीक है, बीच में किसी के बाद रोटेट करना स्टार्ट किया। मान लो हम इसको एग्जैक्टली बीच में रोटेट करना चाहते हैं। जब एग्जैक्टली बीच में रोटेट करोगे तो बताओ L1 क्या हो जाएगा, L/2 होगा, नहीं होगा। तो L1 इक्वल टू L/2 पुट कर दो, आंसर हो गया। अगर मान लो तुम यहाँ से रोटेट करना चाहते हो तो L1 कितना हो गया, 0, L1 0 पुट कर दो, आंसर डायरेक्टली आ गया। क्या सिंपल है कि नहीं है। बट इस रिजल्ट से आप बाकी क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान क्यों हुआ, बिकॉज हमें एक फाइनल रिजल्ट यहाँ दिख रहा है जो कि बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे, आप देख सकते हो डाउट है तो। चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अबाउट सेंटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं। तो मुझे पता है ये आपका सर्कुलर डिस्क है। सर्कुलर डिस्क में तो पूरा अंदर फिल रहता है आपका, ये खाली हॉल, यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा खाली ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, तुम क्या करेंगे इसमें, पहले मुझे पता है कि रिंग के लिए रिंग का आंसर कितना आता है, m/2/2। आपको थोड़ी देर पहले प्रूफ किया, सॉरी m/2 बिकॉज सबका मास m और सब डिस्टेंस कितना पे r पे रखा हुआ है, m/2 होता है उसका। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं रिंग के लिए। आपको याद होना चाहिए हमेशा, जब भी फ्यूचर में आपको
रिंग के लिए पूछ दे, हाफ रिंग पूछ दे, हॉलो सिलेंडर पूछ दे, सबका हमेशा इनर्शिया कितना होना चाहिए, एम आर स्क्वायर एकदम दिमाग में फिक्स कर लो इस चीज़ को, दिमाग से हटना नहीं चाहिए आप लोगों का ना। सर्कुलर डिस्क की बात करें कैसे निकालते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो हम क्या करेंगे, आर पे जाकर, ठीक है, आर पे जाकर डी आर एक रिंग को कट करेंगे ऐसे, ठीक है, आर पे जाकर हमने क्या किया, डी आर को कट किया, बिकॉज सबका मास डिफरेंट है, हमें काम करेंगे छोटा सा मास निकालकर वही रिंग को सब में ऐड करते जाएंगे। लाइक छोटा सा रिंग मिल गया हम लोग को, एक और रिंग यहाँ मिलेगा, एक और रिंग मिलेगा, एक और रिंग, पूरा रिंग हम लोग को मिल जाएगा। तो छोटे से रिंग के लिए निकाल लेते हैं। मुझे पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, देखो ये होता है एम आर स्क्वायर। तो ये छोटा सा मास मान लो कितना होगा, डी एम। तो क्या बोलोगे, तो अगर मान लो इनर्शिया पूरे के लिए कैपिटल आई है तो छोटे वाले लिए क्या होगा, छोटा आई होगा, तो बोलेंगे डी आई इक्वल टू इसका छोटा मास कितना, डी एम, और कितने डिस्टेंस पे, मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पे। ये पूरे सर्कुलर डिस्क की बात करें, पूरा सर्कुलर डिस्क मान लो आर के लिए है, तो उसके लिए आपका ये होगा, मान लो बोल रहे हैं, मतलब सिंपल फॉर्मूला से बोल रहे हैं, ये आपका ऐसा हुआ, ठीक है। अलग सर्कुलर डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं समझाना चाह रहा हूँ फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है ना। मैंने बोला कि पूरे सर्कुलर डिस्क को देखो, सबका मास एम है, ठीक है, तो मास एम जहां पे रहेगा, आर कितने डिस्टेंस पे, आर पे, तो ये चीज यहां पे लिखते हैं इस तरह से ना। लेकिन छोटा सा मास जो कैलकुलेट किया, छोटा सा मास कट किया, उसका मास कितना है, डी एम, ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे, आर, तो क्या बोलेंगे, डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला कि आर पे जाकर डी आर लेंथ पे कट करो, आर पे जाकर डी आर लेंथ को कट करो। अच्छा, पहले ही पहचानो 1D है कि 2D है कि 3D। नो डाउट सर्कुलर डिस्क कैसा होगा, 2D। तो 2D में क्या यूज करते हैं, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। अच्छा, ये सिग्मा मास पर यूनिट एरिया पूरे सर्कुलर डिस्क के लिए देखा जाए, पूरा कंप्लीट, तो क्या बोलोगे, मास, अब पूरा एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, बिकॉज कैपिटल आर का मान लो एक यहाँ पे सर्कुलर डिस्क है, मान लो कैपिटल आर का सर्कुलर डिस्क है। लेकिन आपको जो छोटा सा मास कट किया गया उसका एरिया कितना होगा, देख लो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सिग्मा इक्वल टू, छोटे वाले के लिए, डी एम अपॉन एरिया, ठीक है। तो डीएम कितना हो गया, डीएम हो गया सिग्मा इनटू एरिया। ओके, नाउ अब देखते हैं डीएम का एरिया कितना है। तो बताओ डीएम का एरिया कितना है, क्या एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है क्या, ये होता है। अच्छा, तो इसका लेंथ कितना है, 2 पाई आर, और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ क्या डी आर के बराबर है। तो क्या इसका एरिया बोल सकते हैं सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। बात समझना, डीएम का एरिया लिखना है तो डीएम का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना 2 पाई आर, बिकॉज आर लेंथ पे कट किया गया, ब्रेथ कितना डी आर, दैट बिकम्स 2 पाई आर इनटू डी आर एरिया। तो ये हो गया डीएम, बट मुझे पता सिग्मा कितना, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, डीएम इक्वल टू एम अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर, पाई पाई गॉट कैंसल, ठीक है। तो डीएम कितना आ गया आपका, सो डीएम हमारा आ गया 2m अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, है ना। 2m अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, हमारा डी एम आ गया। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सो डी आई वी कैन राइट हेयर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नाउ और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर आर तक पुट कर दो यहाँ पे, सिंपल सा इसको पुट करो, क्या होगा, एम 2m अपॉन, ये रहा ना, 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डी आर इंटू आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, आर क्यूब डी आर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर आर तक। तो ऑब्वियसली कांस्टेंट टर्म बाहर कर लेते हैं, तो कांस्टेंट टर्म बाहर अगर किया जाए तो यहाँ क्या बचेगा, 2m अपॉन आर स्क्वायर, ये r टू पावर 4/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आउटपुट लिमिट पुट करो तो r4 ही हो जाएगा, ये r का पावर 4 अपॉन में 4, ठीक है। कोई दिक्कत, ये 2 ऊपर चला गया, ये 2 से 2 चला गया, कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब ये सब रिजल्ट ना आपको हमेशा याद ही होना चाहिए, मतलब आपको जो भी रिजल्ट करवाएंगे सब करवाएंगे, टेंशन मत लो। सर्कुलर डिस्क, हॉलो डिस्क, ठीक है, इसके बाद कोन का भी करवाएंगे आपको हम। जितने शेप देखेंगे आपको सारा शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाएंगे, जो एनसीईआरटी में गिवन होता है, बच्चे उसको रट्टा मारते हैं, आपको पूरा प्रूफ देंगे यहाँ पे हम, क्यों होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या होना चाहिए, कैसे निकालते हैं ना। इन द सेम वे जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने का तरीका ये पता हो गया ना, वो सेंटर मास भी ऐसे निकाल सकता है, सेंटर मास क्या होना चाहिए। सेंटर मास के जस्ट बाद इसके बाद ही पढ़ाना हम लोग को, पढ़ना हम लोग को, तो उसको आगे इसके बाद ही पढ़ाएंगे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा खींचेगा, रोटेशनल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अब बहुत लंबा चैप्टर है ये। मान लो कम से कम 10 से 12 लेक्चर तो जाएगा ही जाएगा इसका, 10-12 लेक्चर में आप इसको कंप्लीट कर देंगे। बट जो भी करेंगे 100% करेंगे, तरीके से करेंगे, IIT का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। आज के बाद से रोटेशनल मोशन में कुछ भी हो जाए,
बाकी फिजिक्स में डाउट होना, बट इसमें कभी डाउट आपको नहीं होने देंगे, बिकॉज मुझे पता है इस चैप्टर से सब बच्चे भागते बहुत ज़्यादा हैं, रोटेशनल मोशन से बहुत दूर भागते हैं, और सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है, इसलिए मैंने आपको पहले क्लास में यही मैंने स्टार्ट किया है। पूरा फिजिक्स फिल करवा देंगे, कंप्लीट फिजिक्स, आपको उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। बस आपको जैसे बोल रहे वैसे आप लाइक सॉल्व करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। तो आज क्लास इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में और कंप्लीट करते हैं। कि काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, कमेंट कीजिए, डाउट है डाउट पूछे इसके अंदर। थैंक यू।